जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक पढ़े हो वही है, कुछ अलग नहीं है। हाँ बस गढ़ कटंगा या गोंडवाना। अभियान गढ़ कटंगा या गोंडवाना अभियान 1564 ईस्वी में 1564 और इसी में लड़ा गया था चौरागढ़ का युद्ध। पंद्रह सौ चौसठ में चौरागढ़ का युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध रानी दुर्गावती एवं मुगलों के बीच हुआ था। गढ़कटंगा एक ऐसा मध्य प्रदेश में राज्य था जो उत्तरी जिलों से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक सटा हुआ था। गढ़कटंगा बता रहे हैं मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसकी जो लंबाई थी उत्तर प्रदेश से दक्षिण भारत के राज्यों की सीमा तक थी। गढ़कटंगा जो राज्य था इसकी सीमा देखा जाए तो उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में दक्षिण भारत के राज्यों तक विस्तृत है। बड़ा साम्राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना करने वाला था अमनदास गोंड। किस साम्राज्य का? गढ़कटंगा साम्राज्य का। इस प्रदेश का या इस देश के संस्थापक का नाम था अमनदास गोंड। ये वही एरिया है जहां पर श्री कृष्ण की गोपियां लूट ली गई थी। श्री कृष्ण की गोपियों को गोल भी यहीं पर लूट लिए थे। ये वही प्रदेश है। अर्जुन जहाँ थे, अर्जुन जैसे योद्धा हार गए थे, वही प्रदेश है। अमनदास गोंड संस्थापक है और इसकी उपाधि थी संग्राम शाह। अमनदास गोंड की क्या उपाधि थी? संग्राम शाह। इस संग्राम शाह का विवाह महोबा की राजकुमारी रानी दुर्गावती से हुआ था। गढ़कटंगा कहाँ है? उसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक एक बड़ा साम्राज्य है। इस साम्राज्य के संस्थापक कौन है? अमनदास गोंड। अमनदास गोंड किसकी उपाधि लिया है? संग्राम शाह की। और इसकी शादी किससे हुई है? रानी दुर्गावती जो महोबा की राजकुमारी है। संग्राम शाह के मरने के बाद रानी हो गई विधवा। ये विधवा हो गई तो इनके लड़के का नाम था वीर नारायण। किनके? स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। संग्राम शाह की स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। रानी विधवा हो गई। इनका अल्प वयस्क पुत्र था जिसका नाम था वीर नारायण। अल्प वयस्क पुत्र और इसका नाम है क्या? वीर नारायण। अल्प वयस्क पुत्र था रानी का वीर नारायण और इसकी संरक्षिका थी रानी। आसफ खां के नेतृत्व में आक्रमण हुआ मुगलों का आक्रमण
किसके नेतृत्व में हुआ? आसफ खान। इसको समझ लो, मैं पूरा डिटेल कायदे से जो है नोट्स में डालूंगा तो उसमें देख लेना, क्योंकि इतना लिखवाएंगे तो अकबर 3-4 दिन में खत्म होगा। मैं मेन में नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन पूरी कहानी में मैं बताता चला जा रहा हूँ। आसफ खान के नेतृत्व में मुगल आक्रमण हुआ। मुगलों का सेनापति कौन था? आसफ खान। रानी 2 दिनों तक वीरता पूर्वक लड़ी। रानी 2 दिन युद्ध की। कहीं पे भी यदि कुछ आगे चल के बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो उसके पीछे बहुत पहले से ही मोटिवेशनल चीजें जो है रहती हैं। आगे चल के हम देख रहे हैं कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में एक रानी उठती है, लक्ष्मीबाई। वही एरिया तो है जहाँ पे दुर्गावती पहले लड़ चुकी हैं, लगभग 57। आई कब लड़ रही है? 1564। लगभग 350 वर्ष पहले एक रानी 2 दिन तक लड़ रही है युद्ध भूमि में। तो वहां की लड़कियों के अंदर ये मोटिवेशन आएगा कि नहीं? शुरू से उनके अंदर एक स्वाभिमान के भाव तो जगेगा ही कि हमारे यहाँ की एक रानी इस तरह से युद्ध की। ऊपर से वो आला रुदल का एरिया है, आला रुदल के महोबा की एरिया में, उसमें महिलाओं का बहुत वो नहीं है, उसमें पुरुषों की बात है। थोड़ा बहुत था ना यहाँ, थोड़ा था तो जरूर। क्योंकि भाई भी रहेगा तो बहन पे भी असर पड़ता है। बहन पे असर पड़ता है तो आखिर जो है इसके पहले को वहाँ की महिलाओं का क्यों नहीं नाम है? वो मौका नहीं मिला। सभी लोग राजकुमारी या राजनी नहीं बन सकती। नहीं तो मैक्सिमम तो बनती थी, मैक्सिमम बनती थी। तो कुल मिला के उस क्षेत्र में जो है उस तरह का जो सांस्कृतिक निवेश होता है वह पहले से वो रहता है, वो जो है लोक कथाओं के माध्यम से चलता रहता है। तो ये वही एरिया है जहाँ पे ये लड़ रही है वीरता पूर्वक। 2 दिनों तक रानी लड़ी। फिर क्या हुआ कि छुरा घोंपकर आत्महत्या कर ली। हाँ, खुद आत्महत्या कर ली, क्योंकि 2 दिनों के बाद लड़ने के बाद रानी को लगा कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो इसलिए मुगल हाथ में जाए इससे बढ़िया है कि सुसाइड कर लें। मुगलों में के हाथ में जाने से बचने के लिए रानी ने 2 दिन के युद्ध के बाद छुरा घोंपकर आत्महत्या कर ली। ये है गोंडवाना। गोंडवाना। चलिए मेवाड़। ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पे? जो गोंड है ट्राइबल कम्युनिटी। हाँ, गोंड तो ट्राइबल ही है, ट्राइब ही है। तो ये ट्राइब थे कि बस मतलब राजा थे? नहीं, ट्राइब ही थे। अमनदास गोंड जो गोंड जो समझ रहे हो ना, जो गोंड ट्राइब्स होते हैं, जो जनजाति होते हैं, अमनदास गोंड वही था। आखिर जो यही समस्त जो सूचनाओं को जुटा के कर्नल टाट कहता है राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति, वो मानता है कि जो विदेशी जातियां शक, कुषाण, हूण, सिथियन एवं भारत की जो जंगली जातियां हैं जो हिंसक थी, इनके इन दोनों के संपर्क से मिश्रण से ही बना राजपूत। राजपूत कोई जाति नहीं है, एक उपाधि है। राजा का पुत्र करते करते वो राजपूत बन गया, एक जात के रूप में पहचाने जाने लगा। सैनिक थे उनको भी कहा जाता था। किनको? जैसे राजा तो है, हाँ? लेकिन जो सैनिक है उसके यही तो, वो राजपूत से निकला और उसके बाद से आगे चल के उस कम्युनिटी के जो सामान्य लोग थे वो एक जाति के रूप में पहचाना जाने लगा, एक समूह के रूप में। अब वो समूह एक जाति बन गया आगे चल के। इसीलिए कभी फार्म भरा जाता है तो वहां पे राजपूत का ऑप्शन नहीं आता है, क्षत्रिय का ऑप्शन आता है। राजपूत एक तरह से जो है उस वर्ग में चलते चलते राजपूत शब्द दे दिए, आगे लोग एकाएक राजपूत एक जाति होती है, जाति नहीं है।
कर्नल टाड कहता है कि यह वर्ग का निर्माण जो हुआ वह विदेशी जो हिंसक जातियां थी आक्रांता वो और जो यहाँ जो जंगली जातियां थी उनके जो है क्रॉस से पैदा हुआ। इस बात की पुष्टि एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से बीडी चट्टोपाध्याय भी कर देते हैं बहुत एनालिसिस करने के बाद। वो कहते हैं कि राजपूत जो है एक प्रक्रिया के परिणाम है, उसमें राजनीतिक प्रक्रिया भी थी, सामाजिक प्रक्रिया भी थी और धार्मिक प्रक्रिया भी थी। राजनीतिक प्रक्रिया के दिन वो कहते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु अर्थात कुल मिला के गुप्तों के काल से सामंतवादी युग शुरू हो गया। अब जब सामंती युग शुरू हो गया तो सामंतों को जगह जगह आवंटित कर दिया गया कि तुम इसका विकास करो, तुम इसका विकास करो। था तो जंगल। अब जंगल के साफ कराने में उन जंगली जातियों की जरूरत थी। वो जंगली जातियों को ऑफर दिया गया कि आप इस क्षेत्र को साफ करो। वह उसमें से भी जंगली जातियों में भी तो कुछ जो बुद्धिमान थे, बलवान थे, वो अधिक क्षेत्र ऑक्युपाई कर लिए, साफ कर लिए। वो वहां के जमींदार बन गए। इधर तो सामंत है, तो राजा तो है। राजा सामंत को देवरिया दिया, सामंत जो है कोकुंदू वाला क्षेत्र एक व्यक्ति को दे दिया कि यहाँ साफ सफाई कराओ। वो क्या किया, एक बुद्धिमान वर्ग था, थोड़ा मजबूत भी था, अन्य जो कम बुद्धिमान है उनको इकट्ठा करके बहुत बड़ा एक क्षेत्र साफ करवा लिया। पता चल 3-4 किलोमीटर साफ करा दिया। अब 3-4 किलोमीटर उसका खेत हो गया और वो जमींदार कहलाने लगा कि नहीं। अधिक क्षेत्र पे खेती करेगा, अधिक उत्पादन होगा, अधिक उत्पादन हो गया तो नौकर चाकर रखेगा, अपनी सुरक्षा के लिए 2-4 को सिपाही भी रख लेगा। अब वो जमींदार अपने बेटे बेटी की शादी किससे करेगा? किसी जमींदार से ही ना, जिसके पास 2-3 किलोमीटर तक जमीन हो, खेत हो। अब पता चला बैकुंठपुर वाले ने शादी कर लिया। अब दोनों की शक्तियां धीरे धीरे जो है रिश्तेदारी में बदल गई और उसको मजबूत हो रही हैं। अभी क्या करेंगे, सबकी आपस में इस तरह रिश्तेदारियां बढ़ती चली जाएंगी। अब यही सामंत का रूप ले लेंगे। जो बड़ा सामंत देवरिया ला बैठा है, इससे अब इसको डिफीट करेंगे। राजा को चाहिए क्या? मजबूत आदमी। यार तुमको सामंत हम क्यों रखें जब तुमको तुम्हारा जमींदारी हरा दे रहे हैं सब। तो अभी जमींदार उठ के चला गया किसके निगाह में? राजा की निगाह में। राजा उसको सामंत डिक्लेयर कर दिया, महत्वाकांक्षी है। अब सामंत जब बन गया तो अब जमींदार की लड़की शादी नहीं करेगा अपने लड़के की, अब वो शादी करेगा मऊ वाले सामंत से की लड़की से, लड़की लड़के से। अब 2 सामंतों की शक्ति। अब इस तरह से जो गांजीपुर वाला भी रिश्तेदार हो गया। अब जब ये मजबूत हो गए सेना के रूप में, पैसा भी है, अब सीधे क्या करेंगे? चुनौती देंगे केंद्र को। इसी बात को बीडी चट्टोपाध्याय कहते हैं कि एक प्रक्रिया के उत्पाद हैं राजपूत। इसलिए सबसे मिक्स वैरायटी कोई है तो राजपूत है। जिस तरह धान की वैरायटी उस तरह से। हाँ, अमरदास गोंड देख रहे हो, संग्राम साहब उपाधि दे लिया। अब इतना गूढ़ इतिहास जो पढ़ेगा वो न जानेगा कि संग्राम साहब अमन गोंड प्रजाति के थे। वहां के लोग तेज आ रहे, एक ठप्पा लगा हुआ राजपूत ही शासन करेगा। एक ठप्पा अपने यहाँ शासन में, इतिहास में भी तो है कि वो जो शासक है तो राजपूत ही होगा। सर यहाँ मझौली वाला भी वो राजपूत नहीं है, मतलब मल्ल है। मल मल्ल भी तो राजपूतों की वैरायटी है, राजपूतों की वैरायटी में आता है। पूर्वी में आते हैं पटेल। नहीं, उनको आरक्षण दे दिया गया इसलिए जो उनको ओबीसी में, उसमें सारे मल्लों को नहीं मिलता है। उसमें मल्ल में भी 2 वैरायटी है, एक वैरायटी आरक्षण पाती, एक वैरायटी आरक्षण नहीं पाती। लेकिन जाति दोनों की एक ही है। हाँ, जाति एक ही है। हाँ, शादी विवाह नहीं करते हैं सब। जो आरक्षण रहता है उससे वो वाले मतलब शादी अपनी लड़की की नहीं करेंगे। तो ये सब कैटेगराइजेशन है। चलिए, मेवाड़ या चित्तौड़।